नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है जातियाँ, जीवों के वैज्ञानिक नाम, लक्षणों के आधार पर जीवों में भेद और सजीवों के सामान्य लक्षण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जातियाँ। देखिए, हम विभिन्न प्रकार के जीव देखते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, तिलचिट्टा है, विभिन्न प्रकार के जीव। इसी तरीके से पेड़ पौधों में बात करें तो धान, नीम, बरगद, गेहूँ, तमाम सारे जीव, पीपल। और इन जीवों में विषमता है। विषमता होने के बाद भी कुछ चीज़ें समान होती हैं, कुछ समानता भी होती है, और इन्हीं समानताओं के आधार पर जीवों के नाम दिए गए हैं, जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो यह जो जाति हैं, जाति यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जातियों के आधार पर जीवों को अलग अलग बांटा गया है। तो जाति जो है क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं जाति क्या है। जाति जीवों के उस समूह को कहते हैं जिसकी संरचना, स्वभाव, व्यवहार, इन सब में आपस में समानता होती है, वह एक जाति कहलाती है। एक ही जाति के जीवों के गुण, लक्षण, स्वभाव, इनकी रचना, इन सब में समानता होती है। और एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनमें साधारण रूप से या प्राकृतिक दशा में जब संयोग होता है तो नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ ही जाति विशेष के जीव बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। कई जातियों की समस्त जीवों के जिनके कुछ विशेष लक्षणों में समानता मिलती है वो एक ही वंश में रखे जाते हैं। वंश या जीन्स, एक ही वंश में, एक ही जीन्स में रखे जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इस आधार पर प्रत्येक जीव जाति जो होती है उसका एक निश्चित नाम होता है, जैसे बिल्ली है, चूहा, कछुआ, कबूतर। ठीक है। और वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में एक समान होता है। हो सकता है बिल्ली को यहाँ कुछ कहा जाता है, कहीं और कुछ कहा जाता हो, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जो नाम रखे जाते हैं, वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो पूरे विश्व में एक जैसे होते हैं। स्वीडन के एक जीव वैज्ञानिक थे, कैरोलस लिनियस। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, नाम था इनका कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इन्होंने वर्गीकरण की एक पद्धति निकाली जिसको द्विनाम पद्धति के नाम से हम जानते हैं। द्विनाम पद्धति, इन्होंने जो जीवों के नामकरण की एक पद्धति निकाली इसको द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति में प्रत्येक जीव के दो नाम दिए जाते हैं। ठीक है। एक नाम होता है जेनेरिक। पहला जो नाम होता है, प्रथम नाम, वो होता है जेनेरिक। पहला नाम क्या होता है? पहला नाम जो जीवों का होता है वो जेनेरिक नाम होता है और सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है। और दूसरा जो नाम होता है, दूसरा नाम वो होता है स्पीशीज। ये अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है। छोटे अक्षर से सदैव प्रारंभ होता है। और विशेष बात ये होती है कि दोनों नाम जो होते हैं वो टेढ़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, इटैलिक वर्ड में लिखे जाते हैं। इनके नीचे या तो अगर नहीं लिखना संभव है तो इसके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है। जैसे आपको हम कुछ जंतुओं के नाम बताते हैं। जैसे कि मोर, मोर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पावो क्रिस्टेटस। अब ये जेनेरिक नाम है, ये स्पीसीज है। दोनों को लिख के इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो इटैलिक्स में लिखते हैं या इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं, तिरछे अक्षरों में नहीं लिखते हैं, तो नाम लिख के उसके नीचे ऐसे लाइन खींच दी जाती है। ठीक है। तो ये नाम हो जाता है। इसी तरह मनुष्य का नाम देखें
तो मनुष्य को कहते हैं होमो सेपियंस। ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। होमो जो है इसमें वह जेनेरिक नाम है और सेपियंस जो है वो स्पीसीज है। तो इस प्रकार से दोनों को मिला के बन गया होमो सेपियंस, दो नाम दिए गए। ठीक है। इसी तरह आम का देखा जाए, आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसमें भी पहला नाम जेनेरिक और दूसरा नाम स्पीसीज, तो मिलके हो गया मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरीके से प्याज का एलियम सेपा, प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा। एलियम जेनेरिक नाम है, सेपा स्पीसीज है, तो दोनों मिलके हो गए एलियम सेपा। ठीक है। इसी तरीके से क्या नाम है, पीपल का दे फाइकस, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल। फाइकस रिलीजियोसा, ये है पीपल का वैज्ञानिक नाम। फाइकस जेनेरिक नाम है और रिलीजियोसा स्पीसीज का नाम है, तो मिलके हो गया फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है भाई। इसी तरह शेर, फेलिस लियो, शेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस लियो। ठीक है। ये फेलिस जेनेरिक नाम हो गया और लियो स्पीसीज हो गई, तो मिलके हो गया फेलिस लियो। इसी तरीके से क्या नाम है, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। मक्खी का, जो मक्खी घरेलू मक्खी होती है, फीलिस मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। इसी तरह कबूतर का कोलंबो लिविया, इधर लिख देते हैं। इनके जो है इस आधार पर बांटा गया है। दो नाम लिए जाते हैं, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक पौधे के दो नाम दिए गए हैं। इसमें पहला नाम जेनेरिक है और दूसरा नाम स्पीसीज है, दोनों को मिला के पूरा नाम बनता है। तो इस तरीके से जीवों में, इन जीवों में प्रचलन, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, इन सब चीज़ों में अंतर भी होता है। और विभिन्नताओं के होते हुए भी ये जितने भी जीव हैं सब सजीव ही कहलाते हैं। तो जीवों के कुछ लक्षण होते हैं और इन्हीं लक्षणों के आधार पर इनको हम कुछ इनका वर्गीकरण किया गया है, इनको बांटा गया है मुख्य रूप से 3 भागों में। तो देखते हैं हम लक्षण जो होते हैं, लक्षणों के आधार पर किन भागों में, कितने भागों में बांटे गए हैं। तो लक्षणों के आधार पर जीवों के जो भेद होते हैं उनको देखते हैं। लक्षणों के आधार पर जीवों के भेद। देखिए, लक्षणों के आधार पर जीवों के 3 भेद होते हैं। एक होते हैं सजीव, दूसरे होते हैं निर्जीव और तीसरे होते हैं मृत। सजीव, निर्जीव, मृत। मतलब सजीव
हो गया लिविंग, ये हो गए नॉन लिविंग और ये हो गए डेड। ठीक है, तो अब देखते हैं सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, मृत क्या होते हैं। तीनों के बारे में अलग अलग देखते हैं। सजीव पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव, ये सब सजीव आते हैं। पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, इन पर पत्तियां निकलती हैं, पुष्प निकलते हैं, फल आते हैं, ये सब लगते हैं। इन जीवों से नए पौधे बन जाते हैं, इन बीजों से जो बीज बनते हैं, बीजों से नए पौधे बनते हैं। जंतुओं के विपरीत पौधों में जो पौधे जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब गति नहीं करते। गति होती है लेकिन इस तरह की गति नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, तो सामान्यतः स्थिर रहते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों को पानी न मिलने पर या इनको उखाड़ दिया जाए तो पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मर जाते हैं। तो इस तरीके से पौधों में भी जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। उसके बाद जो दूसरे आते हैं वो निर्जीव होते हैं। निर्जीव वो होते हैं जो कभी जीवित अवस्था में नहीं रहते, कभी भी जीवित अवस्था में नहीं रहते। इनकी आंतरिक वृद्धि नहीं होती, इनको स्वतः स्थान परिवर्तन नहीं होता, सजीवों की भांति संतान उत्पन्न नहीं करते। जैसे ईंट है, पत्थर है, किताब है, पेंसिल है, कुर्सी है, ये सब चीज़ें हैं। स्वचालित वाहन जैसे हैं, ठीक है, कार, ट्रेन, जहाज, ये सब बाह्य ऊर्जा के कारण गति करते हैं, अपने आप गति नहीं होती। ठीक है, या फिटकरी का रवा होता, अगर उसको संतृप्त घोल में रखा जाए तो वो बढ़ जाएगा, उसकी बाह्य वृद्धि के कारण बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने आप वृद्धि नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निर्जीव में आती हैं। और तीसरा जो प्रकार है वो है मृत, मतलब सजीव जो होते हैं, जीवधारी जितने भी होते हैं, उनके मरने पर इनके जो अवशेष होते हैं वो मृत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जंतुओं की अस्थियां हैं, सींग है, नाखून है, चमड़ा है, ये सब चीज़ें क्या है, मृत अवशेष माने जाते हैं, कहे जाते हैं। वृक्षों से लकड़ी मिलती है या जो है छाल मिलती है, कार्क मिलता है। प्राकृतिक स्पंज जो होते हैं वो मृत स्पंजों का अवशेष होता है, कंकाल होता है। पत्थर का कोयला जो है या पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब मृत पदार्थों में आते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, मृत क्या है। सजीव वे हैं जिनमें प्रक्रियाएं होती हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, प्रचलन होता है। निर्जीव जो होते हैं, निर्जीव कभी जीवित थे ही नहीं। ठीक है, निर्जीव ऐसे होते हैं जो कभी जीवित थे ही नहीं। वो बाह्य कारकों के आधार पर गति भी कर लेते हैं, इधर से उधर जा भी सकते हैं, मतलब गति का वही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अपने आप नहीं होता। और कभी ईंट है, पत्थर है, कुर्सी है, मेज है, ये सब चीज़ें जो है इस कैटेगरी में आती हैं, निर्जीव कही जाती हैं। इनमें अपने आप गति नहीं होती। पंखा है, पंखे में जब तक बिजली नहीं जाएगी तब तक जो है वो गति नहीं करेगा, तो वो निर्जीव है। मृत क्या है, जो कभी जीवित थे, जो कभी जीवित थे, सजीव थे, अब उनमें जान नहीं है, तब वो मृत है। ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं इस आधार पर सजीवों के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, किन आधार पर हम सजीवों को निर्जीवों से, मृत से अलग करते हैं। तो देखते हैं क्या है सजीवों के सामान्य लक्षण। सजीवों के सामान्य लक्षण, देखिए सजीवों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जितने भी सजीव होते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, सब में पाए जाते हैं। वो लक्षण निर्जीवों में नहीं होते। ठीक है, तो सजीवों में कुछ निश्चित क्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि होती है, पोषण होता है, प्रजनन होता है, गति होता है, संवेदनशीलता होती है, उत्सर्जन होता है। तो ये सब होती हैं जैविक क्रियाएँ। जो जैविक क्रियाएँ जिन जीवों में होती हैं वही सजीव कहलाते हैं। ठीक है, कुछ जीवों में उभयनिष्ठ होते हैं, उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन।
ठीक है, ये उभयनिष्ठ लक्षण कहलाते हैं। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली बात आती है, जो पहला लक्षण होता है सजीवों का, वो है वृद्धि, ग्रोथ। ठीक है, सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। प्रत्येक सजीव आकार में बढ़ता है। देखते ही देखते देखिए आप, छोटा सा बच्चा कुछ समय बाद बड़ा हो जाता है, छोटा बीज अंकुरित होकर एक पौधा बन जाता है, ठीक है, एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो यही क्रिया वृद्धि कहलाती है। दूसरा जो लक्षण है वह है श्वसन। जितने भी सजीव हैं सब में श्वसन की क्रिया होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु, जितने भी जंतु। अब सांस हम क्यों लेते हैं? सांस इसलिए लेते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वायु के साथ हमारे शरीर में फेफड़ों में जाती है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और उसी भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसी मार्ग से बाहर निकलती है। यही जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का लेना, शरीर के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होना और ऊर्जा का उत्पन्न होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, यही श्वसन है। जितने भी पौधे होते हैं उनमें भी श्वसन होता है। पौधों में जो श्वसन होता है वह उनकी पत्तियों की जो निचली सतह होती है उस पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनको पर्णरंध्र हम कहते हैं। ठीक है, पर्णरंध्रों के द्वारा श्वसन होता है पौधों में। पर्णरंध्र, पौधों में जो श्वसन होता है वो पर्णरंध्रों के द्वारा होता है। मछलियाँ जो है गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मुंह से लेती हैं और गलफड़ों के द्वारा पानी को बाहर निकालती है। तो गलफड़ों में जो इनके क्लोम होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से वो सांस लेती हैं। तीसरी जो बात होती है वो उत्सर्जन की। जितने भी सजीव होते हैं सब में उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, पाचन श्वसन जो क्रियाएं होती हैं उसके जैविक क्रियाएं, उनके फलस्वरूप क्या होते हैं, सभी जीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वे होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, अनावश्यक होते हैं, हानिकारक होते हैं, और अगर ये न निकाले जाएं शरीर से बाहर तो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगेंगे। इसलिए इन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, यही क्रिया जो कहलाती है वो उत्सर्जन कहलाती है। और मनुष्य जो है, हम ऐसे पदार्थों को मल मूत्र के द्वारा, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, और पौधे गोंद के रूप में, रबर के रूप में, राल के रूप में, जिसको रेजिन कहते हैं, इसका उत्सर्जन करते हैं। तो ये पौधों से जो मिलते हैं, जैसे गोंद है, रबर है या राल है, ठीक है, ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन पौधों के लिए वो नुकसानदायक होते हैं। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर पानी जो है मूत्र के रूप में निकालता है। तो इस तरीके से उत्सर्जन की क्रिया सभी सजीवों में होती है। फिर बात आती है संवेदनशीलता की। जितने भी सजीव होते हैं वो विभिन्न क्रियाओं के प्रति, वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो ये पॉइंट हुआ संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है? तीव्र प्रकाश की ओर अगर हम देखते हैं तो हमारी आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वह छोटी हो जाती हैं, ठीक है, और पलकें बंद हो जाती हैं एकदम से। पौधे और जंतु जितने भी हैं वो सब अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति क्रिया करते हैं, ठीक है। वे परिवर्तन जिनके प्रति वे संवेदनशील होते हैं वो संवेदक कहलाते हैं, उद्दीपक कहलाते हैं। जैसे आँख का बंद होना, या किसी गर्म चीज़ पर या ठंडी चीज़ पर एकदम से हमारा हाथ पड़ जाए तो हम हाथ को हटा लेते हैं। हाथ को हटाना, या स्वादिष्ट भोजन गंध भी आ जाए तो मुंह में पानी का आना, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब के संवेदनशीलता के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। ये उद्दीपन कहलाते हैं, जिनकी वजह से ये प्रोसेस होती है। फिर अगला जो पॉइंट आता है वह है प्रजनन का। जितने भी जीव हैं उन सब में प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन मतलब पौधे हों या जीव जंतु हों, वो अपने जैसे संतानें उत्पन्न करते हैं, ठीक है, अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यही जो क्षमता होती है इसी को हम प्रजनन क्रिया के नाम से जानते हैं। पौधों में प्रजनन मुख्यतः बीजों द्वारा या बीजाणुओं द्वारा होता है,
ठीक है। कुछ पौधे अपनी पत्तियों द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं, जैसे अजूबा की पत्ती को आप लगा दीजिए, उससे नया पौधा निकल आता है। बिगोनिया है, बिगोनिया में भी पत्ती से ही नया पौधा तैयार होता है। जबकि कुछ पौधे अपने तनों से नया पौधा बनाते हैं, जैसे अदरक है, घुइयाँ, हल्दी, गन्ना, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब तने हैं, इनसे नए पौधे निकलते हैं। इसी तरीके से तमाम जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, फिर उनसे शिशु बनते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, बगुला, शुतुरमुर्ग, मोर, ज़्यादातर पक्षी। ठीक है। कुछ जंतु अपनी आकृति से मिलते जुलते बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कुत्ता, मनुष्य, हाथी, गाय, बिल्ली, शेर, ये सब। तो पौधों के में जो होते हैं वो बीज के अलावा जड़, तना और पत्तियों द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। जैसे गुलाब है, गुलाब और गन्ने की कलम आप लगाई जाती है, उस कलम से नया पौधा तैयार होता है। अजूबा की पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है। और एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, नया जंतु उनके विभाजन से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से सभी जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है। सभी, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, वो सब में प्रजनन की क्रिया होती है। तो मुख्य रूप से ये सामान्य लक्षण हैं जो सभी सजीवों में पाए जाते हैं। ठीक है भाई। तो जब जीवित प्राणी पैदा होते हैं, हाँ आपको बताते हैं, जितने भी सजीव हैं अब जन्म लेते हैं, ठीक है, इनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, तो इनका एक जीवन अवधि चक्र भी होता है। जीवन अवधि चक्र भी इनका होता है। सभी प्राणी जीवित होते हैं, पैदा होते हैं, फिर वयस्कों में विकसित होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं और लास्ट में क्या होता है, मर जाते हैं। यानी जितने जीवित प्राणी हैं उनकी निश्चित समयावधि होती है, उनका जीवन चक्र होता है। यानी कि प्रत्येक जीवित प्राणी एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। समय की अवधि जिसमें प्राणी जीवित रहता है, इसी को हम जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। जीवन चक्र, यही जीवन चक्र कहलाता है। और इसी जीवन चक्र में प्राणी जीवित रहता है। जितने भी प्राणी हैं उन सब में जीवन का चक्र जो होता है वो अलग अलग होता है। और कैसे होता है, अब देखिए आप, बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेने के बाद क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि होने पे क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो शिशु बन जाता है। शिशु बन गया, शिशु बनने से फिर थोड़ी सी वृद्धि होती है तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जिसको वयस्क कहते हैं, वयस्क हो जाता है। ठीक। अब वयस्क, फिर इसमें वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है तो क्या होता है, बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा आता है, ठीक है। अब फिर वृद्धि होती है तो एक समय ऐसा आता है कि वहाँ उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, मर जाता है, मृत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब में होता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है जीवन चक्र, इसमें सबको चलना होता है। जितने भी जीव हैं वो सभी अपनी अपनी जीवन अवधि होती है। जैसे बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया, सामान्य बैक्टीरिया लगभग 20 मिनट जो है जीवित रहता है। इसी तरह मक्खी का जीवन चक्र 1 से 4 महीने होता है। चूहा 2 से 3 वर्ष जीवित रहता है। गिलहरी है 8 से 9 वर्ष जीवित रहती है। कुत्ता है 16 से 18 वर्ष तक जीवित रहता है। शेर की जो जीवन चक्र है वो 20 से 25 वर्ष है। इसी तरह घोड़ा भी 25 से 30 वर्ष जीवित रहता है। शुतुरमुर्ग 45 से 50 वर्ष जीवित रहता है। हाथी जो है वो 70 से 90 वर्ष तक जीवित रहता है। मनुष्य 65 से 80 वर्ष तक जीवित रहता है। और कछुआ जो है 120 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। तो इस तरीके से इस जीवन चक्र के आधार पर, ये तो जंतुओं की बात हो गई। पौधे जो होते हैं, पौधे को जीवन अवधि के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। ठीक है, पौधे 3 तरीके से बटे हुए हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। पौधों का भी जीवन चक्र होता है, तो इस आधार पर बांटे गए हैं। एक वर्षीय पौधे मतलब जिन पौधों का बीज से अंकुरण से लेकर फल बनने तक का जीवन चक्र जो है एक ही ऋतु में पूर्ण हो जाता है, वो एक वर्षीय पौधे कहलाते हैं। ये जो पौधे होते हैं सामान्य रूप से शाक होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मूंग, सरसों, इनका एक ऋतु में पूरा काम हो जाता है, अंकुरण से लेके फल बीज बनने तक। ठीक है, इसी तरह द्विवर्षीय पौधे होते हैं। द्विवर्षीय पौधे कौन कौन से हैं? जैसे जिनका जीवन चक्र 2 ऋतुओं में या 2 वर्षों में पूर्ण होता है, वो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो पत्तियां और तना होते हैं ये जीवन चक्र के पहली ऋतु में प्रकट होते हैं, पुष्प और फल दूसरी ऋतु में प्रकट होते हैं। ये द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे गाजर है, मूली, आलू, शलजम, ये द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। और बहुवर्षीय पौधे ऐसे पौधे जिनका जीवन 2 ऋतुओं से अधिक होता है, वो बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे नीम, जामुन, अमरूद, बबूल, ये सब बहुवर्षीय पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से पौधों का वर्गीकरण जीवन चक्र के आधार पर किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।